बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए आर्टिकल को जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है और इसके जो कॉन्सेप्ट हैं इससे हमारे बहुत सारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो सॉल्व होते हैं। तो हम इन चीज़ों को अब डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नेम हमारे पास है जी टॉर्क। टॉर्क के बारे में हमारी डिस्कशन आज वाली होगी। टॉर्क को डिफ़ाइन करते हुए हम कहते हैं कि इट इज़ बेसिकली टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स, कि जो फोर्स का टर्निंग इफ़ेक्ट होता है उसे टॉर्क बोलते हैं। मतलब आपने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई और उस फोर्स की वजह से वो बॉडी रोटेट करने लग जाए तो हम कहते हैं कि इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस हो गया। तो टॉर्क डेफिनेशन इसकी होगी जो सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, दैट इज टर्निंग इफेक्ट of force is known as टॉर्क। या फिर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ी थी कि इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स, कि मोमेंट आर्म और फोर्स का प्रोडक्ट भी टॉर्क कहलाता है। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, मोमेंट आर्म एंड फोर्स, और इसको टॉ इज इक्वल टू एल एफ, ये इसका एक पुराना रिलेशन है जो 9th क्लास में भी आपने कभी पढ़ा होगा। फिर इसकी जो तीसरी डेफिनेशन है ये हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि ये चीज़ आज के लेक्चर में हमने प्रूव भी करनी है, यानी हमारा जो आज के लेक्चर का कॉन्सेप्ट जिस पॉइंट पर एंड होगा वो ये वाला पॉइंट होगा कि टॉर्क इज डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स, और टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ आ जाएगा। और अगर हम इसको स्केलर या वेक्टर की टर्म में देखें, जो कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, तो हम कहेंगे कि टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन कैन बी found using right hand rule। कि हम राइट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। फिर अगर हम इसके यूनिट के बारे में कहें तो इट्स SI unit is
न्यूटन मीटर। तो इसका जो एसआई यूनिट आएगा वो न्यूटन मीटर होगा। टार का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था और ये किस तरह से हमने इसको स्टडी करना शुरू किया। बोल्ट और नेट इनको एक दूसरे के ऊपर फिट करने के लिए हमें स्क्रू या रेंच की ज़रूरत जो है वो पड़ती है। तो अगर हम रेंच की मदद से उसको टाइट या लूज़ करना चाहें तो वहाँ पे फोर्स लगा के एक्चुअली में हम उस नट को टाइट या लूज़ कर रहे होते हैं। तो उसके लिए हमें टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम उसकी एग्जांपल देखें कि किस तरह से होता है वो काम, तो हमने ये नोट किया है कि हमारे पास एक बुलेट है, बुलेट, उसको रेंच की मदद से हमने टाइट या लूज़ करना। ये हमारे पास रेंच, और हम इसको यहाँ पे फोर्स लगा के रोटेट करते हैं। दिस इज अप्लाइड फोर्स एफ, और ये इसके गिर्द, इस पॉइंट के गिर्द रोटेट करता है। तो हम जिस पॉइंट के गिर्द रोटेट करता है उसमें से अगर एक लाइन पास करें तो इस लाइन को हम नाम देंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इस पॉइंट को नाम देंगे पिवट पॉइंट। और इस में से जो लाइन पास करेंगे उसको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी जिस लाइन के ऊपर फोर्स लग रही है। और ये वाला पॉइंट जो होगा जिसके ऊपर फोर्स लग रही है, दिस इज पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके दरमियान में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको बेटे हम मूवमेंट आर्म का नाम देंगे और उसको आर वेक्टर के साथ प्रेजेंट करेंगे। और आर वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो पिवट पॉइंट से टूवर्ड्स द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगी। तो हम अगर मोमेंट आर्म की डेफिनेशन लिखें तो हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इट इज़ एक्चुअली अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। इनके दरमियानी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम मोमेंट आर्म का नाम देते हैं। और अगर इस मोमेंट आर्म की वैल्यू ख़त्म हो जाए, मतलब ये पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पिवट पॉइंट के करीब जाना शुरू हो जाए और एक वक्त आए कि अगर फोर्स पिवट पॉइंट पर लगेगी तो उसको रोटेट करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। दूसरे अल्फाज में हम ये कहें कि एक्चुअली में उस वक्त आपने आर की वैल्यू 0 कर दी, चूँकि दरमियान में डिस्टेंस रहा ही नहीं, पॉइंट उसी पॉइंट पर लग रहा है जिस पॉइंट पर उसने रोटेट करना है, तो उस वक्त ये 0 होने की वजह से टॉर्क 0 हो जाएगा। तो टॉर्क की वैल्यू किस वक्त 0 होगी? जब फोर्स एक्टिंग ऑन अ पिवट पॉइंट, तो बॉडी डज नॉट रोटेट। और टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी वो ज़रा देखते हैं। हम कहेंगे कि ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही इसको रोटेट करना आसान होता जाएगा। या हम कह लें कि हैंडल ऑफ दिस रेंच जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना ही इसको रोटेट करना आसान होता जाएगा। तो इस चीज़ को हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं मूवमेंट आर्म से, कि जितना मूवमेंट आर्म ज़्यादा उतनी रोटेशन ज़्यादा और उतना आसानी से ये टाइट या लूज़ हो जाएगा। और जितना ये मूवमेंट आर्म कम होगा या इवन ज़ीरो हो जाएगा तो ये रोटेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी और उस बुलेट को, नट को टाइट या लूज़ करना मुश्किल हो जाएगा। ये है बेटे कि जिस तरह से हम इस मूवमेंट आर्म की इम्पोर्टेंस समझते हैं, वैसे ही ये फोर्स है।
फोर्स लगाना काफ़ी नहीं होता, फोर्स किस पॉइंट पर लग रही है ये लगाना जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम फोर्स भी लगाएं और किस पॉइंट पर लगाएं, तो ये पॉसिबिलिटी हमें चेक करनी होती है। अगर आप मोमेंट आर्म कम रखेंगे तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाकर फिर आपकी रोटेशन पॉसिबल होगी, और अगर आप मोमेंट आर्म ज़्यादा कर देंगे यानी वो हैंडल ज़्यादा कर देंगे, लार्ज कर देंगे, तो स्मॉल फोर्स से आप ज़्यादा रोटेशन जो है वो हासिल कर सकेंगे। ये थी इसकी कि किस तरह से बॉडी रोटेट करती है, कब ज़्यादा करती कब कम करती है, तो इस चीज़ को हमने देखा। अब हम इस टॉर्क की वैल्यू को फाइंड करते हैं। इसकी फाइंड के दो मेथड्स हैं और हम इसकी रोटेशन की काज जो है उसको जानने की कोशिश करते हैं। रोटेशन की काज इधर से हमें कुछ समझ आती है कि एक्चुअली में जो फोर्स है वो वाई एक्सिस के ऊपर लग रही है, मोमेंट आर्म एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो परपेंडिकुलर ये दोनों चीज़ें हैं यानी मोमेंट आर्म एंड फोर्स, तो इसलिए टार्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम ये कहें तो ये गलत नहीं होगा कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन मोमेंट आर्म वही सिर्फ टार्क प्रोड्यूस कर सकता है। अगर फोर्स और मोमेंट आर्म परपेंडिकुलर नहीं होते तो फिर हमें उसको रिजॉल्व करके उसके कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे और उसका वो कंपोनेंट पिक करना होगा जो मोमेंट आर्म के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो वही इसके अंदर रोटेशन प्रोड्यूस कर सकता है। तो हम इस चीज़ को, चूंकि अगर आप फोर्स बी एक्स एक्सिस पर लगाएंगे तो कभी भी रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। रोटेशन हमेशा तब प्रोड्यूस होगी जब ये वाई एक्सिस के ऊपर यानी मूवमेंट आर्म के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लग रही होगी। तो ये चीज़ हम इधर लिख लेते हैं कि ओनली परपेंडिकुलर फोर्स कैन प्रोड्यूस टॉर्क, कि सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्स ही टार्क प्रोड्यूस कर सकती है। अब इसमें पहला मेथड हम मेथड 1 ये डिस्कस करते हैं। इसके अंदर हम ये कंसिडर करते हैं कि वी हैव अ इर्रेगुलर शेप ऑफ बॉडी। इसमें एक पॉइंट हमने चूज कर लिया। बॉडी के ऊपर आप कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हैं जिसके गिर्द बॉडी रोटेट करे और उस पॉइंट को ही आप पिवट पॉइंट का नाम दे देंगे। तो मैंने ये पॉइंट चूज किया, दिस इज कॉल्ड पिवट पॉइंट। इस पिवट पॉइंट में से जो लाइन पास करेगी दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन बन जाएगा। दूसरा पॉइंट अदर देन पिवट पॉइंट आप चूज करें और उसके ऊपर फोर्स लगाएं। अब इसमें ये चीज़ बस इख्तियार में रखें, क्योंकि अगर फोर्स पिवट पॉइंट पर लगेगी तो बॉडी रोटेट नहीं करेगी, तो आपका दूसरा पॉइंट किसी भी जगह पर हो सकता है, तो उस पॉइंट को आपने अदर देन पिवट पॉइंट लेना होता है, वो पॉइंट ऑफ फोर्स आ जाएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनके दरमियान में डिस्टेंस जितना ज़्यादा रखेंगे उतनी रोटेशन आसान होती जाएगी, जितना वो डिस्टेंस कम रखेंगे उतनी रोटेशन जो है वो मुश्किल होगी, और अगर पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पिवट पॉइंट के ऊपर हो जाएगा तो रोटेशन इम्पॉसिबल हो जाएगी। तो आप किसी और पॉइंट को अदर देन पिवट पॉइंट अपना पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बना सकते हैं। तो मैंने वो पॉइंट जो है वो इधर चूज़ कर लिया, इसके ऊपर फोर्स लगाई इस सिम्मत में जो कि है F, और ये पॉइंट है O, और इस पॉइंट को मैंने P का नाम दे दिया। इसमें से जो लाइन पास करती है दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और इनके दरमियान का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड मोमेंट आर्म, और इसको R के साथ शो कर देते हैं। अब अगर देखें तो हमारे पास F और R ये दोनों डिफरेंट सिम्मत में है, सेम सिम्मत में नहीं है, तो फिर हमें F और F के कंपोनेंट्स करने होंगे। तो मैं F के कंपोनेंट्स करने के लिए R ये वाली लाइन है इसको ही मज़ीद आगे बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पे अगर देखूँ तो एंगल थीटा आ रहा है। नाउ वी रिजॉल्व F इनटू इट्स कंपोनेंट। एक लाइन टेल से खींचते हैं उसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम टेल, और एक लाइन हेड से खींचते हैं उसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स द हेड।
थीटा के सामने मैंने आपको समझाया था वो साइन थीटा आता है, जिसको रिजॉल्व कर रहे हैं उसकी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दें, तो आ जाएगा एफ साइन थीटा और यह आ जाएगा एफ कॉज ऑफ थीटा। विच कंपोनेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस टॉर्क, एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा। तो आप कहेंगे सर एफ कॉस थीटा तो मोमेंट आर्म के सिमत में है, वो कभी भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो एफ कॉस थीटा ही सॉरी एफ साइन थीटा ही उसमें टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो हम इस चीज़ को टॉर्क को लिखते हैं, तो टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट आर्म मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ये दो चीजें हमारी आ जाए। तो टॉर्क इसमें साथ अगर वेक्टर शेप में लिखना है साथ एन यूनिट वेक्टर लिख लें, इधर वेक्टर डाल देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा मोमेंट आर्म आर, परपेंडिकुलर फोर्स एफ साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। तो टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। तो दिस इज अ फॉर्मूला जिसको आप अगर क्रॉस प्रोडक्ट में लिखना चाहें तो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ आ जाएगा। ये हमारे पास इसका रिलेशन जो है वो प्रूव हो जाता है मेथड 1 से। अब बेटे इससे नेक्स्ट दूसरा मेथड जो है वो अब हम डिस्कस करते हैं, मेथड 2। इस मेथड में भी हम वैसे ही एक रेगुलर शेप बॉडी ले लेते हैं और उस पर कोई एक पॉइंट पिवट पॉइंट ओ कंसिडर कर लेते हैं और कोई दूसरा पॉइंट पी पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कंसिडर करते हैं। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको मोमेंट आर्म आर का नाम दे देंगे और पॉइंट पी पर लगने वाली जो फोर्स है वो इस सिमत में ही आ जाएगी। मेथड 1 और मेथड 2 में सिर्फ ये फ़र्क है कि आपको ये बताना है कि आप बेशक मोमेंट आर्म को रिजॉल्व कर लें उसके कंपोनेंट्स में या फोर्स को रिजॉल्व कर लें उसके कंपोनेंट्स में, आपको रिजल्टेंट सेम हासिल होगा, टॉर्क की इक्वेशन सेम बनेगी। तो मैं अब मोमेंट आर्म को रिजॉल्व करता हूँ, तो आर वेक्टर है, इसकी टेल से एक लाइन खींचें फोर्स की सिमत में, ये खींच ली और उसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम टेल दे दें। एक हेड से लाइन खींचें डेट इज़ टूवर्ड्स द हेड, तो यहाँ पर 90 एंगल बनेगा। ये जो दो ब्लैक वेक्टर आएंगे ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं ऑफ मोमेंट आर्म आर। मोमेंट आर्म एक्चुअली में यहाँ पे एक एंगल थीटा बना रहा है, थीटा के सामने वाला आर साइन थीटा हो जाएगा और ये आर कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखें आर कॉस थीटा और फोर्स ये दोनों सेम सिमत में है, इसका मतलब आर कॉस थीटा डज नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क, तो कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, आर साइन थीटा। तो हम इसमें ये चीज़ लिखेंगे कि टॉर्क इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ मोमेंट आर्म मल्टीप्लाइड बाय फोर्स इंटू एन यूनिट वेक्टर। तो टॉर्क इज इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू एफ इंटू एन यूनिट वेक्टर, यानी आर एफ साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। तो अगर हम इसको वेक्टर शेप में लिखें तो अगेन वी गेट रिजल्ट आर क्रॉस एफ आ जाएगा, तो ये टॉर्क की वैल्यू आ जाए। अब जब को बॉडी रोटेट करेगी तो उसकी जो एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शंस हैं ये दो पॉसिबल है, या तो एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज। तो हम इसकी डायरेक्शन की बात करें जिसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन is taken as positive, clockwise direction
is taken as negative। इनकी दो डायरेक्शन जो हैं बस यही पॉसिबल हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक क्लॉकवाइज और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर हम किसी बॉडी के ऊपर कोई टॉर्क नहीं लगा रहे, ज़ीरो टॉर्क लग रहा है, तो उसके रिज़ल्ट में हमें क्या हासिल होगा? उसके रिज़ल्ट में उस बॉडी के अंदर कोई एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब रोटेशन करते हुए उस बॉडी के अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। या आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रही है तो उसके ऊपर लगने वाला नेट टॉर्क ज़ीरो है। तो इन दोनों को आप एक दूसरे के साथ इक्वेट कर सकते हैं। अब ज़ीरो टॉर्क डजंट मीन कि वो बॉडी जो है वो बिल्कुल रेस्ट हालत में है। ज़ीरो टॉर्क का ये भी मतलब हो सकता है कि वो बॉडी रोटेट ज़रूर कर रही है, लेकिन उसकी जो रोटेशन है वो इस तरह से है कि नेट टॉर्क ज़ीरो लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क एंड टॉर्क क्लॉकवाइज टॉर्क आर इक्वल एंड बॉडी रोटेट विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। तो उसके रिजल्ट में हमारे पास एक्सेलरेशन ज़ीरो आएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो होने की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, बॉडी एट रेस्ट और बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, और इन दोनों केसेस के अंदर टॉर्क एक्ट ऑन अ बॉडी विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो इफ़ टॉर्क एक्ट्स ऑन बॉडी is 0, then angular acceleration will be 0। तो उस वक्त बॉडी के ऊपर बॉडी का जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा डेट विल बी इक्वल टू 0। ओके बच्चों, टेक केयर।